हाँ, तो हम लोग कहानी शुरू करेंगे 1757 के प्लासी युद्ध से। प्लासी युद्ध में हुआ क्या कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया कूटनीति से। और कैसे कूटनीति, मतलब मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया कि हम तुमको नवाब बना देंगे बंगाल का। तो मीर जाफर सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये लोग कमजोर पड़ जाते हैं और हार जाते हैं सिराजुद्दौला। 1760 में वेंडीवास युद्ध होगा। 1760 में वेंडीवास युद्ध होगा। उस वेंडीवास युद्ध से फ्रांस को भी अपने सामने से हटा देते हैं। ब्रिटेन फ्रांस को पूरी तरह से हरा देते हैं और यहीं से फ्रांस की स्टोरी खत्म हो जाती है। ठीक है। कॉम दे लाली जो फ्रांस होते हैं उनको उनका जो सेनापति होता है वो होते हैं कॉम दे लाली, और ब्रिटिश के होते हैं एयरकूट। ठीक है। इसका 1761 का में क्या होता है, 1761 में तीसरा बैटल ऑफ पानीपत होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध होगा जहां पे अहमद शाह अब्दाली अपनी अफगान सेना को लेकर के आते हैं और मराठाओं को हरा देते हैं, बाजीराव को। ठीक है। यहाँ के बाद इसके बाद से जो मराठा साम्राज्य का जो शक्ति होता है ना, बहुत क्षीण हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाते हैं। यहाँ से मराठा बहुत कमजोर हो जाते हैं। ठीक। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होगा और बक्सर के युद्ध से क्या होता है, मुगल मतलब जो मीर कासिम होते हैं, मीर कासिम और अवध के नवाब और उसके बाद जो है मुगल एम्परर, तीनों लोग हार जाते हैं। यहाँ से ये साबित हो जाता है कि अब भारत का असली शासक कौन होगा, भारत का असली शासक अंग्रेज होगा और उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। ठीक है। अच्छा, 1600 में जब कंपनी बनी थी तो कंपनी का मेन मकसद क्या था, भारत के अंदर व्यवसाय करना। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था उसका। मेन काम था यहाँ पे व्यवसाय करना। ठीक है। तो कंपनी की एक्टिविटीज को उसको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट से पहले वारेन हेस्टिंग क्या होता है, बंगाल का गवर्नर होता है। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने के बाद ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है और ये बंगाल सूबा इतना मतलब पावरफुल होता है कि बाकी प्रोविंसेस को इसका सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है। जैसे मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गया, ये इसके सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है। अब वारेन हेस्टिंग से शुरू कर रहे हैं हम लोग, क्रोनोलॉजी से चलेंगे, कालक्रम से चलेंगे। जो आएगा उसके अंदर जो इवेंट्स हुए होंगे उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। ये क्या बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। ठीक है। इन्होंने द्वैध शासन को खत्म कर दिया। अब द्वैध शासन को किसने शुरू किया बताओ, हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्होंने दस्तक सिस्टम को खत्म किया। एबोलिशन मतलब खत्म करना। ठीक है। दस्तक सिस्टम को भी खत्म किया। अब दस्तक सिस्टम याद करो, 1717 में फारूक सियार ने दस्तक दिया, किसको, अंग्रेजों को दिया। और दस्तक का मतलब होता है परमिट, व्यवसाय करने का परमिट। इन परमिट्स का क्या होता था, मिसयूज होता था। क्या करते थे, जो कंपनी के सर्वेंट होते थे इन दस्तकों को भारतीय व्यापारियों को बेचते थे। बेच देते थे महंगे दामों पर। ठीक है। इसका बहुत मिसयूज जब होने लगा तो वारेन हेस्टिंग जब इसका गवर्नर जनरल बना तो इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया। ठीक। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया। इन्होंने हेल्प किया था, बल्कि 3 लोग थे बनाने में और ये भी इनके समय में बना था और इन्होंने भी सपोर्ट किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, 1784 में। ठीक। तो पहला काम क्या, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, दस्तक सिस्टम को खत्म कर दिया। ठीक है। और द्वैध शासन को खत्म किया। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को एस्टेब्लिश कर दिया। इनके समय में ही भगवत गीता का इंग्लिश अनुवाद हुआ था। इंग्लिश अनुवाद कब हुआ भगवत गीता का, वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। और किसने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तो इसको ऐसे याद करें, विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति की बात कौन करता है, भगवत गीता में सबसे ज्यादा आया है इच्छा शक्ति के बारे में। ठीक है। कैसे अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाया जाए, तो इस तरह से छोटे ट्रिक से आप चीजें याद किया करो। ठीक है। भगवत गीता चार्ल्स विल्किंस ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसके समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में। इन्हीं के समय में बंगाल गैजेट पहला न्यूज़पेपर
पब्लिश हुआ था, फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था। अब इसका पब्लिशर कौन है बताओ, ठीक है। आगे चलते इन्हीं के समय में इन्होंने बनाया दीवानी और फौजदारी कोड। दीवानी और फौजदारी कोड किसने बनाया? ये वैन हेसिंग ने बनाया, दीवानी और फौजदारी कोड। दीवानी कोड किसके लिए था? सिविल मामलों के लिए था। दीवानी कोड सिविल मामलों के लिए था, और फौजदारी नाम से पता चल रहा है क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल मुद्दों के लिए था। और ये पहले वैन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने, पहले और इकलौते गवर्नर जनरल बने जिनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चला। पहले और आखिरी गवर्नर जनरल बने जिनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चला। क्यों चला था? क्योंकि जब ये गवर्नर थे कलकत्ता के, मतलब वहाँ के बंगाल के, तो उन्होंने बहुत सारा करप्शन किया था, बहुत सारा भ्रष्टाचार किया था। और कुछ लोग ऐसे थे ब्रिटेन में, प्रिवी काउंसिल में, जिनको लगता था, मतलब जो थोड़ा जेलिसी में थे कि वैन हेस्टिंग इतना पैसा कमा रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने मुकदमा चलाया था इनके ऊपर, ठीक। तो महाभियोग का मुकदमा चला था इनके ऊपर, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहीं पे आ चुका है। और इनके समय में 3 बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुए, बैटल हुए, 3 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। एंग्लो मराठा वॉर हुआ था इनके समय में पहला, और एंग्लो मैसूर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ था। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ इनके समय में। तो मराठा वॉर हम पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। और मराठा वॉर का क्या बताया था ट्रिक? इसमें जो संधियां हुई थी, सूरत, पार, गांव, भाई का, ये हमने ट्रिक बताई थी। सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ, सीक्वेंस में है, क्रोनोलॉजी में है, क्योंकि क्रोनोलॉजी से बहुत सवाल आते हैं आरओ में, इसलिए हम थोड़ा इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पीछे में भी आता है, आरओ में भी आता है। सूरत मतलब ट्रीटी ऑफ सूरत, फिर पार मतलब ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, गांव ट्रीटी ऑफ बडगांव, ठीक है। उसके बाद भाई मतलब सालबाई, सालबाई। वैसे सालबाई को आप साल 82 से भी याद कर सकते हैं, साल 22 साल 82, 1782, ठीक है, ठीक है। तो सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, वडगांव की संधि और साल 22 की संधि, ठीक। फिर से सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, वडगांव की संधि और सलबाई की संधि, ये पूरा मराठा हो गया। अब एंग्लो मैसूर वॉर में 3 संधियां हुई, इसका एक ट्रिक बताए थे, मैड मां श्री, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, हो गया। ये सब सीक्वेंस में है। पहले एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद जो संधि हुई वो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद जो हुई वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई, और तीसरे की जो बात हुई वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई, ठीक है। लेकिन टीपू सुल्तान की डेथ जो हुई थी वो चौथे के बाद हुई थी, चौथे में हुई थी इनकी डेथ। फिर रोहिल्ला वार हुआ, रोहिल्ला वार भी इन्हीं के समय हुआ था। रोहिल्ला, रोहिलखंड, यूपी में जगह है रोहिलखंड, ठीक है। जो ऊपर का क्षेत्र है, मतलब बरेली मुरादाबाद जो क्षेत्र है, एकदम टॉप साउथ, सॉरी नॉर्थ वेस्ट वाला जो क्षेत्र है, बरेली और मुरादाबाद, बरेली और मुरादाबाद का क्षेत्र है, बरेली और मुरादाबाद का क्षेत्र है, मुरादाबाद का जो क्षेत्र है, ठीक है। वहां पे उस एरिया को रोहिलखंड बोला जाता है। आज भी हम लोग उसको रोहिलखंड बोलते हैं, ठीक है। रोहिलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड कई जगह है ना ऐसे। तो रोहिलखंड ऊपर है, नॉर्थ वेस्ट में है, बरेली मुरादाबाद वाला क्षेत्र है। आज का बरेली मुरादाबाद जो क्षेत्र है वही रोहिलखंड है। वहां पे रोहिल्ला वार हुआ था, रोहिल्ला वार। वहां पे कौन वो था, इसका लीडर हाफिज रहमत खान, हाफिज रहमत खान। हाफिज रहमत खान ने ब्रिटिश और अवध के जो नवाब थे कौन थे उस टाइम, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, ठीक। ब्रिटिश की तरफ कौन था, वैन हेस्टिंग था, ठीक। तो रोहिल्ला वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर, ये हो गया। अब इनके समय में 2 एक्ट आए बहुत इंपॉर्टेंट, इनके समय में 2 एक्ट आए बहुत इंपॉर्टेंट, एक है रेगुलेटिंग एक्ट और एक है पिट्स एक्ट।
तो सब यही हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट भी यही पढ़ेंगे और जो कार्यक्रम चल रहा है गवर्नर जनरल का वो भी पढ़ेंगे यहीं पे, ठीक है। सही दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब तो रेगुलेटिंग एक्ट आया, कंपनीज की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। पहला ये स्टेप था, फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पहला स्टेप था, ठीक है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को, कार्यों को रेगुलेट करना था, ठीक है। और कास्टिंग वोट दिया गया किसको? गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट दिया गया, मतलब निर्णायक वोट दिया गया। किसमें? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 5 मेंबर थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 5 मेंबर थे, एक गवर्नर जनरल और 4 मेंबर थे। और जब भी कोई निर्णय लिया जाता था वो कब कैसे लिया जाता था? वोटिंग के दम पे वोटिंग होती थी। अगर वोट इक्वल हो गए तो वो निर्णायक मत किसके पास था? वो निर्णायक मत था गवर्नर जनरल के पास, वो निर्णायक मत था गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। इसी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट बना, कहां पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना। इसी एक्ट के थ्रू कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना जिसके पहले चीफ जस्टिस बने, जिसके पहले न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश बना एलाइजा एम्पे। एलाइजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। और इसी एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाया जाने लगा। और पहले कौन बने? हमने बताया वैन हेस्टिंग बने, वैन हेस्टिंग बने, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू हमने बताया जो कंपनी के नौकर थे उनको निजी व्यापार में शामिल होने से रोक दिया गया। हमने बताया था ना कि वो दस्तक बेच करके भारतीय व्यापारियों को दस्तक बेचते थे, ठीक है, महंगे महंगे दामों पर दस्तक का मिसयूज करते थे। और यही एक बड़ा कारण बना था बैटल ऑफ प्लासी का। प्लासी युद्ध का एक बड़ा कारण बना। इसी वजह से इसको रोक दिया गया। प्रोहिबिट सर्वेंट ऑफ कंपनी टू एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड, प्रोहिबिट सर्वेंट ऑफ कंपनी टू एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड, कंपनी के नौकरों को निजी व्यापार में शामिल होने से रोक दिया गया। अब हम आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से 84 में, ठीक है। तो अब क्या किया गया? अब कंपनी धीरे धीरे बड़ी होती आ रही है। कंपनी की एक्टिविटीज को, व्यावसायिक जो उसकी गतिविधियां थी उनको मैनेज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या, और वो भी चलाना है, प्रशासनिक चीजें भी चलानी है, प्रशासन भी चलाना है, शासन भी करना है, और साथ साथ में हमको उनको क्या करना था? ज्यादा ज्यादा व्यापार भी करना था, प्रॉफिट कमाना था, धन की निकासी करनी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? व्यावसायिक और प्रशासनिक कार्य को पृथक कर दिया। प्रशासनिक और राजनीतिक भी होता है वैसे, ठीक है। तो प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों को अलग कर दिया गया। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल जो वो था, इनका सिस्टम था, उसको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। व्यावसायिक और, क्योंकि अगर दोनों एक ही होगा तो फिर कंफ्यूजन होगा ना, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और ज्यादा ज्यादा प्रशासन करने के लिए दोनों अलग हो गए। इसके लिए क्या बनाया गया? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। सवाल आता है कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे? तो 1784 के पिट्स एक्ट से बनाया गया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बनाया गया, जैसे इसको ऐसे याद किया है, कंपनीज में क्या होते हैं? डायरेक्टर होते हैं, कंपनीज के अंदर डायरेक्टर होते हैं। तो इन्होंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था ना, वो कमर्शियल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए बनाया था। कमर्शियल एक्टिविटीज या व्यावसायिक गतिविधियों को मैनेज करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यावसायिक चीजों को या कंपनी की गतिविधियों को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बचा क्या? प्रशासनिक और राजनीतिक चीजों को, ठीक है, जो शासन प्रशासन करना है उसको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, ठीक। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कहाँ पे होते हैं? कंपनीज में होते हैं, तो कंपनी की चीजों को मैनेज करने के लिए बनाया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने के लिए शासन प्रशासन और राजनीतिक चीजों को मैनेज करने के लिए। पहली बार 1784, ये सवाल बहुत अच्छा है और कई बार आ चुका है, किस एक्ट से, किस अधिनियम से पहली बार ये कहा गया भारत में ब्रिटिश आधिपत्य,
आधिपत्य, मतलब फर्स्ट टाइम इंडियन टेरिटरी ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, बोला गया इंडियन टेरिटरी को ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, मतलब भारत में ब्रिटिश आधिपत्य, भारत में ब्रिटिश आधिपत्य। ये किस एक्ट से बोला, किस एक्ट में बोला गया? पहली बार बोला गया ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1783 में बोला गया। गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ रहे थे वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग के बाद आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ व्यावसायिक, न्यायिक और जो है राजस्व संबंधी कुछ बदलाव किए। उन बदलावों को हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। वो बदलाव, वो चेंजेस, वो अमेंडमेंट, ठीक है। ये कब आया? 1793 में आया। ये जो इसमें इन्होंने क्या किया? व्यावसायिक और न्यायिक और राजस्व संबंधी मामलों को अलग कर दिया। इन मामलों को अलग कर दिया। कमर्शियल जितने व्यवसाय संबंधी मामले थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और उनके जो सर्वेंट थे वो मैनेज करेंगे, ये इसने बोला। और जुडिशियल मामले जितने होंगे, जितने भी न्याय संबंधी मामले होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट जजेस देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट जजेस देखेंगे, ठीक है। और इनको फौजदारी मामले भी दे दिया, इसने फौजदारी मामले भी दे दिया। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिर्फ राजस्व संबंधी मामले ही देखेंगे। इनको बना दिया कि धन उगाही के लिए बना दिया, धन उगाही के लिए एक अधिकारी बना दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, ये सिर्फ धन उगाही करेंगे, ठीक है। तो सवाल ऐसे आता है अक्सर कि जैसे इसमें ये कहीं पे आया था क्वेश्चन में, हमने एज इट इज लिख दिया, राजस्व और नागरिक क्षेत्राधिकार अलग कर दिया, ठीक है। किसने अलग किया? इसी ने अलग किया। नागरिक क्षेत्राधिकार और राजस्व को अलग किया किसने? इसी ने अलग किया, ठीक है। और इसने इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की, इसलिए इसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं इसको। सिविल सेवा का स्थापना करने वाला ये है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जजेस को इसने क्या काम दे दिया? फौजदारी वाला, हमने बताया ना, जो क्रिमिनल रिलेटेड जो काम थी वो सब किसको दे दिया? इसने डिस्ट्रिक्ट जजेस को दे दिया। और इस थानास का भी इसने एस्टेब्लिशमेंट किया। जो थाना होते हैं ना आज के समय के, जो थाना, पुलिस थाना सॉरी, इसका भी एस्टेब्लिशमेंट इसने किया, पुलिस थाना, ठीक है। तो पुलिस रिफॉर्म भी किया और राजस्व संबंधी भी बदलाव किए, फिर न्याय से संबंधित बदलाव किए, कई तरह के बदलाव इसने किए, जिसको ओवरऑल बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड। इसके बाद इसने शुरू किया स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, इसको स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं। क्या था कि जमींदार के पास बहुत ज्यादा लैंड हुआ करती थी, तो इसने क्या किया कि जमींदार के पास लैंड बहुत ज्यादा थी, तो उनके पास जो गरीब मजदूर जो कृषक थे वो काम करते थे, ठीक है, क्योंकि और कोई व्यवसाय तो था नहीं, इंडस्ट्री वगैरह लोग लाए नहीं थे। तो इनको क्या, इसने क्या कर दिया कि राजस्व को फिक्स कर दिया। जमींदार राजस्व वसूलते थे, जो गरीब किसान कृषक थे उनसे वसूलते थे, और वो कलेक्ट करके देते थे किसको? अंग्रेजों को देते थे। और ये फिक्स कर दिया गया कि इस रेट पे हमको राजस्व चाहिए। अब वो चाहे फसल बर्बाद हो जाए या चाहे जो हो जाए, उसके वो फिक्स कर दिया था। इसीलिए बहुत ज़्यादा भुखमरी आ गई, बहुत बड़े फेमीन भी आएंगे, ठीक है, इसी वजह से। क्योंकि अक्सर होता था कि बहुत बारिश हो गई या बहुत सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ जाएगा तो कैसे फसल उगेगा, ठीक है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था शुरू की। और सबसे पहले से ये व्यवस्था कहाँ शुरू हुई? बंगाल और बिहार में। बंगाल और बिहार में ये व्यवस्था शुरू हुई, और इसके बाद ये यूपी के वाराणसी में भी शुरू हुई थी। यूपी में बाद में शुरू हुई, सबसे पहले अगर शुरू हुई तो कहाँ पे? बंगाल और बिहार में शुरू हुई। इसके बाद इसने क्या किया? लोअर कोर्ट इस्टेब्लिश किया, लोअर कोर्ट की स्थापना करी, और फौजदारी और दीवानी अदालत जो थे वो हटा दिए गए। लोअर कोर्ट की स्थापना करी, और लोअर कोर्ट की स्थापना, उसमें भी दो मामले होते थे, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। और जो अलग अलग कोर्ट था पहले, जो वारेन हेस्टिंग ने एस्टेब्लिश किया था, उसको हटा दिया गया। और फौजदारी मामला हमने पहले बताया ही, डिस्ट्रिक्ट जजेस को दे दिया गया। फौजदारी मामला किसको दे दिया गया? डिस्ट्रिक्ट जजेस को दे दिया गया। अब क्या हुआ कि कलकत्ता में से टैक्साल बना, टैक्साल मिंट, जहाँ पे पैसे छापे जाते हैं, सिक्के छापे जाते हैं, मिंट, ठीक है। कलकत्ता में एक टैक्साल बनवाया। और इसी के समय में विलियम जोन्स ने कालिदास की शकुंतला को, ये इनकी बुक थी, उसका इंग्लिश अनुवाद किया, इसमें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार भी इन्हीं के समय में हुआ।
थर्ड एंग्लो मैसूर वार भी इन्हीं के समय हुआ 1790 से 1792 के बीच। और थर्ड एंग्लो मैसूर के बाद हमने बताया था एंग्लो मैसूर वार में जो ट्रीटी हुई है, जो संधि हुई है उसका ट्रिक क्या है, मैड-मॉस ट्रीटी ऑफ मद्रास, MA मतलब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और तीसरी ट्रीटी हुई है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो तीसरी ट्रीटी जो हुई है इससे एंग्लो मैसूर की वार हुई है, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये इसने साइन करवाई थी। ठीक है, एक्ट ऑफ 1796 ये आया। इस एक्ट के तहत बोला गया कि गवर्नर जनरल के पास पावर है कि काउंसिल के फैसले को खारिज कर दे। काउंसिल क्या है, हमने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक काउंसिल बनाई गई थी, एक गवर्नर जनरल और 4 मेंबर थे काउंसिल के अंदर। और कोई भी फैसला कैसे होगा, बहुमत वोटों से होगा, मेजॉरिटी वोटों से होगा। कोई भी मुद्दा आया उस पर वोटिंग होगी, अगर वो मुद्दा 3-1 या मेजॉरिटी वोट से पास हो जाता है तो वो फैसला इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर इक्वल वोट हो जाते हैं, 2-2 वोट हो जाएगा तो क्या होगा, उस पर एक निर्णायक मत दिया गया। किसको, गवर्नर जनरल को एक निर्णायक मत दिया गया कि वो फैसला करे कि वो सपोर्ट में जाएगा कि अगेंस्ट में जाएगा। ठीक है, तो अगर 3-1 से पास हो जाएगा फैसला तो उस पर गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन 1786 के एक्ट में ये बोल दिया गया कि अगर बहुमत से भी पास हो जाता है वो फैसला तो भी गवर्नर जनरल के पास ये पावर है कि उस फैसले को खारिज कर दे। ये पावर यहाँ से दी गई, ये पावर 1786 से दे दी गई। और यही बोला कि गवर्नर जनरल को कौन सी पावर दी गई, कमांडर इन चीफ की पावर दी गई। कमांडर इन चीफ की पावर दी गई किसको, गवर्नर जनरल को। कमांडर इन चीफ का मतलब पूरे सेना का प्रमुख। जैसे प्रेसिडेंट हमारे क्या है, पूरे सेना के प्रमुख है, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट है। उसी तरह से कमांडर इन चीफ की पावर दी गई किसको, गवर्नर जनरल को दी गई। और इन्हीं के समय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कहाँ, बनारस के अंदर। किसने की, जोनाथन डेक्कन ने की 1751 में। 1751 में की, किसके समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। इसके बाद आते हैं सर जॉन सो। इनके समय में कुछ हुआ नहीं खास, लेकिन इनके समय में चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पास हुआ था। और ये चार्टर एक्ट क्या बोलता है कि जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार है, कंपनी के जो व्यापार करने का अधिकार है वो अगले 20 साल तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, वो अगले 20 साल तक के बढ़ा दिया जाए। ठीक, और 1813 में क्या होगा, 20 साल के बाद 1813 जाएगा, वहां पे चाय और चाइना छोड़ करके सारे अधिकार छीन ले जाएंगे, कंपनी के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। मतलब अब पहले क्या था कि कंपनी व्यवसाय कर रही थी, धन निकासी कर रही थी, अब धीरे धीरे पूरे देश में छा करके वो बड़े स्तर पे धन निकासी करेगी, मतलब उसका कमर्शियल एक्टिविटीज चलेगा, लेकिन अब बड़े स्तर पे धन निकासी होगी जब कंपनी का जो कंपनी खत्म हो जाएगी। एक तरह से 1843 में पूरी तरह से कंपनी के अधिकार खत्म हो जाते हैं, व्यापारिक अधिकार 1843 में खत्म हो जाएंगे। जो चाय और चाइना वाला बचा था वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बड़े स्तर पे धन निकासी इनका शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है।